पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करे थे और हमने दो लॉज के बारे में पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए गौर करेंगे। तीसरे लॉ की स्टेटमेंट सबसे आसान स्टेटमेंट में से एक है जो कि कहती है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि जब कभी आप किसी बॉडी पे कोई एक्शन अप्लाई करते हैं, एक्शन मतलब कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो बॉडी भी पलट के आप पे एक फोर्स लगाती है और उस फोर्स को कहा जाता है रिएक्शन। तो यहां पे एक्शन और रिएक्शन असल में दो अलग अलग तरह की फोर्स है। एक्शन वो फोर्स है जो हम किसी बॉडी में लगा रहे हैं, रिएक्शन वो फोर्स है जो पलट के हम पे लग रही है। तो न्यूटन का तीसरा लॉ इन दोनों को रिलेट करता है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उतने ही अमाउंट का, उतने ही इक्वल अमाउंट का फोर्स वो बॉडी पलट के आप पे लगाती है। सो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मतलब ये होता है। स्टेटमेंट तो बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करने जाएं तो इसमें हमें काफी चीजें पता चलती हैं। जैसे कि सबसे पहले यहां से हमें फोर्स के नेचर के बारे में पता चलता है कि फोर्सेस कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करती, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। सो फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। फोर्स हमेशा पेयर्स में ही एग्जिस्ट करेगी। मैंने फोर्स लगाई, पलट के मेरे पे फोर्स लगी, मैंने किसी को पुश करा, पलट के उसने मेरे को पुश करा, तो फोर्स हमेशा पेयर में ही लगेगी। अब ये पेयर इक्वल होता है और साथ साथ होता है अपोजिट। पहली चीज ही होगी। दूसरी बात ये है कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करते। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसिल ईच अदर। ऐसा किस लिए? दिमाग लगा के सोचो तो एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल हैं, एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट हैं, तो बच्चा कहता है कि सर दोनों इक्वल फोर्स हैं, दोनों अपोजिट फोर्स हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रही हैं, तो ये फोर्सेस का सम, इन फोर्सेस का रिजल्टेंट तो जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एडिशन। इन दोनों का रिजल्टेंट तो जीरो होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू वेक्टर रिजल्टेंट। मैंने कहा ना बेटा। क्यों? एक्शन और रिएक्शन इक्वल जरूर है, एक्शन और रिएक्शन अपोजिट जरूर है, बट एक्शन और रिएक्शन कभी कैंसिल नहीं करती। कारण सुनो क्यों? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती है। सो बिकॉज बोथ एक्ट ऑन different bodies, both act on different bodies, क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगती हैं। इसको आप एग्जांपल से समझें। मान लीजिए हमारे पास ये दो ब्लॉक्स हैं ए और बी। हमने क्या करा, यहां से ए ब्लॉक को पुश करा, इसमें कुछ फोर्स लगा, तो ए ब्लॉक भी बी पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। ए ब्लॉक ने बी पे जो फोर्स लगाई, मान लो वो लगाई F1, तो बी ब्लॉक भी पलट के ए पे फोर्स लगाएगा, कितनी? F2। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ये दोनों की दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होंगी, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। लेकिन अगर तस्वीर को ढंग से समझेंगे तो F1 फोर्स A ने लगाई है B के ऊपर और F2 फोर्स B ने लगाई है A के ऊपर। यहां से देखने पे लग सकता है आपको कि ये दोनों फोर्स कैंसिल कर रही है, लेकिन अगर इन दोनों ब्लॉक्स को
अलग अलग बना के देखा जाए, इन दोनों ब्लॉक से डायग्राम को अलग अलग बनाया जाए, तो हमें मालूम पड़ता है कि F1 फोर्स तो सिर्फ B पे लगी है और F2 फोर्स सिर्फ A पे लगी है। मतलब कि ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आप नहीं ले सकते। रिजल्टेंट सिर्फ उन्हीं फोर्सेस का लिया जाता है जो किसी एक पॉइंट या एक बॉडी पे एक्ट करती हैं। क्योंकि F1 और F2 अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रही हैं, इसलिए हम इनका रिजल्टेंट नहीं ले सकते। सो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती हैं, क्योंकि ये हमेशा अलग अलग बॉडीज पे लगती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? पक्का? तो चलिए पहले थोड़ा सा इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, बढ़े आगे। तो एक बार जान लीजिए कि न्यूटन ने अपने 3 लॉ से हमको क्या क्या सिखाया। न्यूटन ने पहले लॉ में हमें फोर्स के बारे में बताया कि फोर्स नाम की कोई क्वांटिटी होती है जो कि दुनिया में हर तरह के स्टेट चेंज के लिए जिम्मेदार हो। न्यूटन ने अपने दूसरे लॉ में हमें यह बताया कि फोर्स को नापा कैसे जाता है, फोर्स को मेजर कैसे किया जाता है। और न्यूटन ने तीसरे लॉ में अब फोर्स के नेचर के बारे में बताया कि फोर्स हमेशा पेयर्स में ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है जी, अब इन न्यूटन लॉ को हमें इस्तेमाल करने की बारी है। अब इनको यूज करके हम एक नए नए फिनोमेना डेवलप करेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। तो उसमें पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है इंपल्स। वैसे तो जो इंपल्स को डिफाइन किया जाता है, इंपल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम, या फिर हम इसको चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी लिखते हैं। मैथमेटिकली इंपल्स प्रोडक्ट होता है फोर्स का और जितने टाइम तक फोर्स लगी है किसी बॉडी में, या फिर ये बराबर होता है फोर्स लगने से जो मोमेंटम चेंज हुआ है, जितना मोमेंटम चेंज हुआ है ये उसके बराबर होता है। बाकी फिजिकली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंपल्स इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो वो फोर्स उस बॉडी पे कितना असर डाल सकती है, तो वो फोर्स उस बॉडी पे कितना असर डाल सकती है, इसी चीज को कहा जाता है क्या? इंपल्स। इंपल्स को चाहे तो आप ग्राफिकली और इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो पहले अगर वेरिएबल फोर्स हुई तो वेरिएबल फोर्स के लिए इंपल्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ dt, जबकि ग्राफिकली इंपल्स बराबर होता है द एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। एक ग्राफ बनाएंगे फोर्स और टाइम का, इसमें इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स। तो बेसिकली ये 4 तरीके हैं जिस तरह से आप इंपल्स को डिफाइन कर सकते हैं। आप वेरिएबल्स तरीके से निकाल सकते हैं, वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशंस निकाल सकते हैं, ग्राफिकली निकाल सकते हैं, सिंपल अगर फोर्स कांस्टेंट दे रहे हो तो मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फिजिकल मतलब है इंपल्स का, वो है फोर्स का इफेक्ट, वो है इफेक्ट ऑफ फोर्स। असल में जो इंपल्स है, इट इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन।
न्यूटन ने हमको जो 3 लॉ सिखाए थे उसमें जो सेकंड लॉ है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल इसलिए था, बाकी के दोनों लॉ, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ असल में सेकंड लॉ से ड्राइव होते हैं। आप याद करेंगे, तुमने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी कि द न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ऐसा क्यों लिखते थे हम? ऐसा इसलिए लिखते थे क्योंकि सेकंड लॉ से ही आप फर्स्ट लॉ भी बना सकते हो और सेकंड लॉ से ही आप थर्ड लॉ भी ड्राइव कर सकते हो। तो सेकंड लॉ की कॉन्सिक्वेंसेस ऑब्वियसली आपको ज्यादा यहां पे देखने को मिलेंगे। तो इंपल्स भी हमारा एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है ऑफ द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये यूज कहां होता है? तो इंपल्स की मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो आप अपने आसपास देखते हैं, वहां पे आप एक छोटी सी चीज को गौर करेंगे, क्या कि इंपल्स जैसे बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम के, फोर्स इक्वल टू इंपल्स अपॉन टाइम। सो दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मींस किसी भी प्रोसेस में अगर इंपल्स सेम रहे, किसी भी प्रोसेस में अगर इंपल्स सेम रहे, तो उस प्रोसेस में टाइम को घटा करके हम फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकते हैं। इस बात को ध्यान समझना। जितने भी एप्लीकेशन इंपल्स के हम अपने आसपास देखते हैं, अभी मैं कई एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करूंगा, तो जितनी भी एप्लीकेशन इंपल्स के अपने आसपास देखते हैं, हर जगह एक बेसिक सी चीज यूज होती है, क्या कि किसी भी प्रोसेस में जहां पे हम इंपल्स की बात करते हैं, वहां पे हम टाइम को डिक्रीज करके, वहां पे हम समय को घटा करके लगने वाली फोर्स को बढ़ा सकते हैं। जो लगने वाली फोर्स है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? अब इसकी क्या एग्जांपल देखिए। सबसे पहले तुमने देखा होगा कि वो क्रिकेट प्लेयर जब किसी बॉल को कैच करने जाता है तो वो अपने हाथों को नीचे लेके आ जाता है। देखा होगा? अरे भाई आईपीएल नहीं चल रहे तो वैसे तो क्रिकेट देखा होगा, हाईलाइट तो देख रहे होगा आजकल। तो सुनो, तुमने देखा होगा कि जैसे ही कोई क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है, वो अपने हाथों को बॉल के साथ साथ नीचे ले आता है। ऐसा करने की क्या वजह? ऐसा करके बेसिकली वो कैचिंग प्रोसेस में लगने वाले टाइम को बढ़ा। समझे? बॉल उसके हाथ में टच करी, अब वो समय ज्यादा ले रहा है कि जितना ज्यादा समय लगेगा बॉल को रुकने में उतना अच्छा। ऐसा क्यों? क्योंकि समय जितना ज्यादा लगेगा इस पूरी प्रोसेस में, तो जो फोर्स ऑफ इंपैक्ट होगी, मतलब उसके हाथों पे जो इंपैक्ट की फोर्स लगी, जो बॉल के इंपैक्ट की फोर्स होगी, वो कम हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में उसने टाइम बढ़ा के फोर्स लगने वाली जो फोर्स थी बॉल की, उसको डिक्रीज कर दिया। सो पहली एप्लीकेशन है क्या? क्रिकेट प्लेयर lowers his hand while taking catch। तो कैच लेते हुए क्रिकेट प्लेयर अपने हाथों को नीचे कर देता है, उसका काम यही है टाइम बढ़ाना और फोर्स को घटाना। दूसरा आपने देखा होगा, आजकल जितने भी व्हीकल्स हैं, सब व्हीकल्स में शॉकर्स लगे होते हैं। अब चाहे वो टेलीस्कोपिक हो या हाइड्रोलिक हो, जैसे भी सस्पेंशन हो उसमें शॉकर्स लगे होते हैं। शॉकर्स का मेन काम ये होता है कि सड़क पे चलते हुए जो झटके लगते हैं, जो जर्क लगते हैं सड़क से, उन जर्क्स के इफेक्ट को कम किया जाए। अब शॉकर इसमें कैसे हेल्प करता है, ध्यान देंगे इसको। सपोज कीजिए कि आप किसी ऐसी सड़क पे जा रहे हैं जिसमें गड्ढे ही गड्ढे भरे पड़े हैं, स्पीड ब्रेकर गड्ढे सब कुछ है, मतलब गाड़ी बिल्कुल स्टेबल नहीं चल रही, तो नीचे से जो जर्क्स लगेंगे, उनकी जो फोर्स लगेगी, सबसे पहले वो फोर्स क्या करेगी? सबसे पहले वो शॉकर्स को कंप्रेस करेगी, उसका जो स्प्रिंग मैकेनिज्म या हाइड्रोलिक मैकेनिज्म जो भी उसमें दे रखा है, सबसे पहले उसे कंप्रेस करेगी और फिर उसके बाद ये मैकेनिज्म एक्सपैंड करेगा। पहले ये कंप्रेस हुआ और फिर ये एक्सपैंड हुआ। तो इस कंप्रेशन में और एक्सपेंशन में समय बढ़ जाता है। जो प्रोसेस का पूरा समय है, जो टाइम लगता है फोर्स को नीचे से ऊपर पैसेंजर तक पहुंचने में, वो समय बढ़ जाता है। और समय बढ़ने का असर ये होता है कि लगने वाली जो फोर्स है वो कम महसूस होती है। तो दूसरा असर ये होगा इसका कि व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद शॉक्स।
गाड़ियों में शॉकर्स दिए जाते हैं ताकि जर्म्स कम महसूस हो। इसके अलावा कई और एप्लीकेशन होती हैं, जैसे कि ग्लासवेयर या चाइनावेयर जो होते हैं उनको आप पेपर में या स्ट्रॉ में या थर्मोकोल में पैक करके रखते हैं, या फिर जब आप किसी छत से कूदते हैं तो सैंड पे कूदने में आपको ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन अगर आप किसी सीमेंटेड फ्लोर पे कूदते हैं, सीमेंटेड फ्लोर पे जंप करते हैं तो हर्ट ज्यादा होता है, चोट ज्यादा लगती है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो डायरेक्ट इम्पल्स के अंदर आती है। ठीक है जी, तो फिलहाल इसकी थ्योरी को मैं ये रोकूंगा, इम्पल्स की थ्योरी को। इसके बाद इसके प्रॉब्लम पार्ट पे आते हैं, इसके क्वेश्चन पार्ट पे आते हैं। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके प्रॉब्लम पार्ट पे आते हैं। चलिए, हैव यू डन? अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं बात करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि a ball of mass m moving with velocity u it strikes a ball and rebounds with same speed. Find the impulse exerted by ball on ball. तो क्वेश्चन समझ लीजिए, एक बॉल है जो कि m मास की है और ये u वेलोसिटी से मूव कर रही है। डायग्राम से समझेंगे, एक बॉल है m मास की जो कि u वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये एक दीवार से टकराती है और टकराने के बाद उतनी ही स्पीड से वापस भी मुड़ जाती है, उतनी ही स्पीड से रिबाउंड हो जाती है। तो आपको बताना है कि इस दौरान जो इंपल्स है, जो बॉल पे लगा है इंपल्स बॉल के द्वारा, वो कितना होगा। तो क्योंकि देखो इंपल्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्शंस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायरेक्शन कंसीडर करनी है, ये x एक्सिस मान लिया और y मान लिया। हालांकि यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ x एक्सिस के अराउंड y की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जरूरत हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की होगी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है ये, यहां वेलोसिटी u x एक्सिस के अलोंग है, तो मैं यहां पे u1 को प्लस u कंसीडर कर लूंगा, जबकि u2 जो मेरी फाइनल वेलोसिटी है ये माइनस x के अलोंग है। देख सकते हैं आप, रिबाउंड हुआ है तो ये माइनस x के अलोंग जाएगा, सो दैट बिकम्स माइनस u।
नाउ इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम यानी कि P2 माइनस P1 यानी कि M U2 माइनस U1 वैल्यू पुट करेंगे सारी, तो U2 की जगह मेरा हो गया माइनस U माइनस ये प्लस U था और अब बीच में माइनस था तो इसका माइनस ही रहेगा, सो माइनस 2MU। दिस इज द इंपल्स एक्टिंग ऑन द बॉल। ठीक है, इसमें कोई बच्चा ये सोच के ना चले कि कोलिजन के दौरान या फिर टकराव के दौरान बॉडी की स्पीड तो चेंज हुई नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हुई नहीं, तो फिर इंपल्स आने का क्या मतलब है। ठीक है, मानता हूं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है, मानता हूं कि यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई है और डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये बात तो पक्की है कि जब कोलिजन हुआ तब एक्सेलरेशन हुआ है और एक्सेलरेशन हुआ है तो फोर्स लगी होगी और ये फोर्स जो कि कुछ समय तक तो एक्ट करी होगी तो इंपल्स जरूर आया है। तो यहाँ पे हमने जो इंपल्स निकाला माइनस 2mu, ये यही सिग्निफाई करता है कि इंपल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको स्पीड नहीं वेलोसिटी यानी कि डायरेक्शंस को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्पीड लेते तो आपका आंसर i = 0 होगा और ये भी वहां पे ऑप्शन होगा, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना फ्रेंड्स। A ball of mass m moving with speed u strikes a ball at an angle of theta. At an angle of theta, it bounce back with same speed and at same angle. Same speed and at same angle. Find the impulse acting on ball. तो लगभग वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, बस एक फर्क आपकी बारी हो गया है। पिछली बार हमने वन डायमेंशनल मोशन कंसीडर किया था, जबकि अब की बार हम यहां पे टू डायमेंशनल मोशन कंसीडर करेंगे। सो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक बॉल जिसका मास m है जो कि u स्पीड से जा रही है, एक बॉल से स्ट्राइक करती है थीटा एंगल पे। कुछ इस तरह से एक बॉल से स्ट्राइक करती है थीटा एंगल पे, ठीक। अब इसके बाद टकराने के बाद ये बॉल सेम स्पीड से और सेम एंगल पे ही रिबाउंड होता है। सेम एंगल का मतलब ये नहीं है कि आपने वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर दिया, पर जैसा लाइट के साथ होता था रिफ्लेक्शन के दौरान, बिल्कुल वैसा ही होगा कि यहां पे बॉल थीटा एंगल पे u वेलोसिटी के साथ ही नीचे की तरफ जाएगी। तो आपको बताना है कि इस पूरी प्रोसेस में जो बॉल है उस पे इंपल्स कितनी लगी है। तो फिर से हमें यहां पे डायरेक्शंस लेनी पड़ेगी। तो ये हमने मान ली हमारी x एक्सिस और हमने मान ली हमारी y एक्सिस। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो दोनों में से कोई भी वेलोसिटी पूरी तरीके से ना तो x में है ना पूरी तरीके से y में है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि हम इन वेलोसिटी को करेंगे कंपोनेंट्स। सबसे पहले इस u वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी u थी, हम इसके दो कंपोनेंट करेंगे। इस इनिशियल वेलोसिटी u के दो कंपोनेंट करेंगे, एक y एक्सिस में और एक x एक्सिस में।
तो इस u वेलोसिटी का जो इनिशियल वेलोसिटी u थी उसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस ये होगा u sin थीटा, जबकि y एक्सिस में होगा ये u cos थीटा। समझिए कैसे बनाया मैंने ये आपका u वेक्टर था जो इस लाइन के अलोंग था। अब इसके मैंने दो कंपोनेंट कर लिए, एक थीटा के अलोंग जो कि u cos थीटा होगा, दूसरा जो थीटा के साथ नहीं होगा वो कौन सा होगा, u sin थीटा होगा। बेसिक कांसेप्ट है ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं इसको। सो वेक्टर u के हमने दो कंपोनेंट कर लिए, थीटा के साथ u cos थीटा और थीटा के बिना u sin थीटा। नाउ अब एरो मैंने ऐसे ही क्यों बनाया है, ध्यान से देखें तो यहां पे u वेलोसिटी जो थी वो सेंटर ऑफ इंपैक्ट यानी कि O की तरफ डायरेक्टेड थी। देखो इनिशियल वेलोसिटी O की तरफ थी, तो इसके दोनों कंपोनेंट मुझे O की तरफ ही बनाने पड़ेंगे। u sin थीटा भी O की तरफ बनेगा और u cos थीटा भी O की तरफ बनेगा। बिल्कुल यही काम मैं फाइनल वेलोसिटी के साथ करूंगा। जो फाइनल वेलोसिटी u है इसके लिए मुझे दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी u के मेरे को दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक थीटा के साथ एक थीटा के बिना। तो थीटा के साथ जो होगा अगेन u cos थीटा और थीटा के बिना जो होगा वो u sin थीटा। थीटा के साथ u cos थीटा, थीटा के बिना u sin थीटा। और वेक्टर की डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन ऐसे क्यों ली, देखो u की डायरेक्शन देखो o से अवे थी, u की डायरेक्शन o से अवे थी, तो ऑब्वियस है कि इसके जो दो कंपोनेंट होंगे u cos थीटा वो भी o से अवे बनेगा और u sin थीटा वो भी o से अवे बनेगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने वेलोसिटीज के कंपोनेंट कर लिए इन द x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखें जरा, सबसे पहले x एक्सिस में हम देखते हैं इंपल्स कितनी होगी। वैसे आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं, x एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी x एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u sin थीटा प्लस में, और फाइनल वेलोसिटी थी u sin थीटा माइनस में। तो फाइनल वेलोसिटी इज ये माइनस x में जा रही है, माइनस u sin थीटा, बीच में माइनस साइन रहेगा, और इनिशियल वेलोसिटी जो u sin थीटा थी वो प्लस x में। ध्यान दीजिए एरो को देखो और x एक्सिस को देखो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस लेंगे, बीच का माइनस एज इट इज रहेगा। तो ये इंपल्स आ गई मेरी माइनस mu माइनस 2mu sin थीटा। पर y एक्सिस में कोई भी इंपल्स नहीं लगेगी। कारण क्यों? क्योंकि y एक्सिस में वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। देखो इनिशियल भी u cos थीटा थी, फाइनल भी u cos थीटा थी, पर सबसे बड़ी बात इनिशियली डायरेक्शन भी माइनस y की तरफ थी और फाइनल डायरेक्शन भी माइनस y की तरफ थी। तो यहां पे वेलोसिटी y एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है बिल्कुल भी, और वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, तो इंपल्स कितना होगा, जीरो। सो सिर्फ x एक्सिस में इंपल्स लगेगी और आंसर आपका माइनस 2mu sin थीटा, दैट इज ऑन द x एक्सिस। आगे बात समझ में? चलो दोस्तों नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद हम एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी देखेंगे इससे रिलेटेड।
होप आप सबने कर लिया होगा। एक इंटीग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं इसमें। If f equal to tq minus 3t square plus 1, then find the change in momentum. Find the change in momentum when this force act on a body from t equal to 0 to t equal to 3 seconds. t equal to 0 to t equal to 3 seconds. तो एक बार गौर करेंगे, इंपल्स ही हमारा चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन f dt के बराबर होता है। सो टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन 0 से 3 तक। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि इंटीग्रेशन आपको आता होगा सबको। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है एक बार बेसिक फॉर्मूले समझ लीजिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n dt इज इक्वल टू t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसी फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें यहाँ पे बेसिकली t क्यूब और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन यहाँ से होता है 2 प्लस 1 यानी t क्यूब बाय 3 और इसी तरह t की पावर 3 dt का इंटीग्रेशन भी हमें करना है तो वो होगा 3 प्लस 1 t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। तो इन फॉर्मूलों को हमें यहाँ पे प्रयोग करना है, खासकर उन बच्चों को जिनका थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला पोर्शन वीक है। सो t क्यूब का इंटीग्रेशन ये मैंने लिख दिया t टू द पावर 4 बाय 4 माइनस 3 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन दिस इज t क्यूब बाय 3। अब ये प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे dt का इंटीग्रेशन होता है t, तो इसकी लिमिट 0 से 3 तक। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट पुट करो तो 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 का क्यूब प्लस 3। ठीक, 0 रख के कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, t का 0 पुट करेंगे सो माइनस 0 हो गया। तो t की पावर 4 3 का 4 3 3 9 27 81 बाय 4 माइनस 3 क्यूब दैट इज 27 प्लस 3। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। सो 81 बाय 4 माइनस 24 तो हो गया आपका कितना 96 माइनस 15 बाय 4 माइनस 3.75 न्यूटन सेकेंड। नोट कर लीजिए इसको। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम जब ये फोर्स लगती है 0 से लेके 3 सेकंड्स तक। इसको नोट करेंगे जल्दी से।
हाँ जी, नोट कर लिया सबने? जल्दी कीजिए भाई ज़रा, और भी काम है हमें। चलिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरुआती क्लासेस में जब हमने फंडामेंटल लॉस के बारे में पढ़ा था, तो हमारे जो बेसिक 4 फंडामेंटल लॉस थे उसमें पहले लॉ की मैं बात कर रहा हूं, जो कि है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम भी आप कह सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम कहता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है किसी भी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे, if no external force acts on a body or system, then its linear momentum remain conserved। अगर किसी भी प्रकार की कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है किसी बॉडी पे या फिर सिस्टम पे, तो इस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। सो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है तो इसका मतलब है कि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होती है सेकंड एंड थर्ड लॉ। इट इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड लॉ। मतलब सेकंड और थर्ड लॉ दोनों की हेल्प से ही आप इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। चाहे आप मोमेंटम कंजर्व बोलिए या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि द चेंज इन मोमेंटम इज 0। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज 0, मतलब मोमेंटम में कोई चेंज हुआ ही नहीं। अच्छा, एक चीज और का और गौर करेंगे, इस लॉ में सिर्फ हमने एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करी कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस 0 हो तभी मोमेंटम कंजर्व रहता है, तभी मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। यहां पे हमने इंटरनल फोर्सेस के बारे में कोई चर्चा नहीं करी है। मैंने तो पिछली क्लास में ही बताया था कि इंटरनल फोर्सेस बॉडी की स्टेट पे कोई असर नहीं डालते। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनल फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है, पर इंटरनल फोर्सेस बॉडी की स्टेट को चेंज कभी भी नहीं कर सकती। यानी कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन पे रहेगी, लेकिन इंटरनल फोर्सेस उसकी स्टेट चेंज नहीं करा सकती। तो यहां भी इंटरनल फोर्सेस के कारण मोमेंटम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस पे आप नोट करें पहले थोड़ा सा, उसके बाद अब इसकी एप्लीकेशंस पे आते हैं।
जनरल एप्लीकेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की होती हैं उसमें पहली तो है हमारी सबसे कॉमन द रिकॉइलिंग ऑफ गन। बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने पढ़ी हुई है। जिन्होंने नहीं पढ़ी एक बार मैं समझा देता हूं। होता ही है कि जब आप शूटिंग वगैरह करते हैं, फिल्म की शूटिंग नहीं, असली शूटिंग, हाँ भाई असली शूटिंग, मेले में गुब्बारे फोड़ने को शूटिंग नहीं बोलते। तो जो शूटिंग होती है तो शूटिंग के दौरान आपको एडवाइस की जाती है कि जो भी आपका गन, जो भी आपकी गन है उसको आप टाइटली होल्ड करके रखें। अगर वो राइफल टाइप है, दुनाली टाइप है तो आप उसे कंधे से लगा के रखेंगे, अन्यथा जो भी अगर आपकी रिवॉल्वर है, पिस्टल है तो आप उसे हाथ में टाइटली पकड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है, जिस समय बुलेट आगे की तरफ जाने के लिए बढ़ती है, आगे की तरफ उसका मोमेंटम आता है, ठीक उसी समय गन पीछे की तरफ रिकॉइल होती है, पीछे की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है। तो ये जो जर्किंग इफेक्ट है गन का ऑपोजिट डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में, इसी को कहा जाता है रिकॉइलिंग ऑफ गन। सो रिकॉइलिंग ऑफ गन जो है डायरेक्ट एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कैसे समझिए, क्योंकि गन और बुलेट दोनों मिलाकर के एक सिस्टम थे। जब बुलेट फायर की गई तो गन ने बुलेट पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाई, लेकिन ये फोर्स क्योंकि सिस्टम के अंदर लग रही थी, इसलिए इस फोर्स को हम लोग इंटरनल फोर्स रिगार्ड करेंगे। क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही थी। भाई तुमने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा होगा कि हाथ में बुलेट पकड़ के वो फेंक के मारो। जो भी होता है वो एक गन मैकेनिज्म होता है, अंदर स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है, जो भी है, ठीक है, वो हम बात नहीं करेंगे उस बारे में। लेकिन गन और बुलेट दोनों मिलाकर के एक सिस्टम थे, ये बात पक्की है। और गन ने बुलेट पे जो फोर्स लगाई है वो इंटरनल फोर्स है, ये बात भी पक्की है। तो इंटरनल फोर्स तो बॉडी का मोमेंटम चेंज कर ही नहीं सकती, सिस्टम का मोमेंटम चेंज कर ही नहीं सकती। तो इसीलिए टोटल चेंज इन मोमेंटम शुड बी कितना, जीरो। पहले भी जीरो था क्योंकि रेस्ट पे थे, बाद में भी जीरो होगा क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। पर क्योंकि बाद में जो बुलेट है वो मूव कर रही है, तो अगर इसी इक्वेशन को हम साथ लें तो बुलेट का मोमेंटम इज माइनस ऑफ गन का मोमेंटम, यानी कि जितने मोमेंटम से बुलेट आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, उसी मोमेंटम से गन भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके अलावा एक्सप्लोजन इन अ बॉम्ब एट रेस्ट। दिवाली वगैरह में जो आप बम फोड़ते हैं उसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, बम फटने के बाद जो उसके ट्रेसेस होते हैं, जो उसमें एक्सप्लोजिव्स वगैरह सब आपने इस्तेमाल कर होते हैं या जिसमें धागा वगैरह जो भी मटेरियल लगा होता है, आप देखते हैं कि इसके जो ट्रेसेस होते हैं वो आपको ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि बम फटा तो एक ही डायरेक्शन में चला गया बार-बार सारा, ऐसा कभी नहीं होता, वो ऑलमोस्ट आपको सभी डायरेक्शन में मिलता है। इसकी वजह ये होती है कि एक्सप्लोजन के दौरान जो फोर्सेस एक्ट करी हैं वो इंटरनल फोर्सेस हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि इंटरनल फोर्सेस चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर वो कभी भी बॉडी के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती, ओवरऑल मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती। एक आधा पार्टिकल का मोमेंटम घटा बढ़ा सकती हैं, पर पूरे सिस्टम का देखा जाएगा तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। सो एक्सप्लोजन से पहले बॉम्ब रेस्ट पे था, यानी कि उसका मोमेंटम कितना था, जीरो था। एक्सप्लोजन के बाद भी उसका टोटल मोमेंटम जीरो ही रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम को चेंज नहीं करती, पूरे सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं करती। सो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए अगर एक टुकड़ा आगे जाएगा तो दूसरे टुकड़े को पीछे जाना पड़ेगा। एक टुकड़ा तुम्हारी तरफ आएगा तो दूसरा टुकड़ा मेरी तरफ आएगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, एक दाएं बाएं लेफ्ट राइट अगल बगल हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और हर डायरेक्शन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि टोटल मोमेंटम को वो जीरो ही रखेंगे। सो एक्सप्लोजन को आप एक कंस्ट्रक्ट रिगार्ड कर सकते हैं, एक केस रिगार्ड कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके अलावा
जब कोई आदमी किसी बोर्ड से जंप करता है, then board moves backward, तब ये बोर्ड पीछे की तरफ मूव कर जाती है, पीछे की तरफ सरक जाती है। ये भी कंजर्वेशन मोमेंटम के कारण है, क्योंकि आदमी और बोर्ड दोनों मिलाकर के एक सिस्टम है। दोनों का इनिशियल मोमेंटम अभी जीरो था। अगर किनारे पे आकर बोर्ड रुक जाती है तो दोनों का मिलाकर मोमेंटम कितना है? जीरो। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि आदमी को घर जाने की जल्दी थी, वो क्या करा, वो बोर्ड से एकदम जंप कर गया, बोर्ड से उसने जंप ले लिया। अब बोर्ड से वो जंप लेगा, मोमेंटम तो उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, बट टोटल मोमेंटम इनिशियली क्योंकि जीरो था, फोर्सेस जो लगी हैं वो इंटरनल हैं, टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा। सो टोटल मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए इस बोर्ड को पीछे जाना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ गन में, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये कुछ एप्लीकेशन है आपकी जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। और इससे जुड़ी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम उनको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हमारा इक्विलिब्रियम, जो हमारा मेन पोर्शन है। इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ हम वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।